नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई जीरो। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड देखी जा रही है, जिसके चलते पूरा उत्तर भारत इसके चलते प्रभावित है। वहीं विजिबिलिटी जो है वो शून्य हो चुकी है और शीतलहर लगातार पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों में देखी जा रही है। तो ये हाल जो है ठंड की वजह से पूरे उत्तर भारत का है। कई राज्य जो है ठंड की चपेट में हैं और इस दौरान जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलें भी उठानी पड़ रही है, क्योंकि घना कोहरा और विजिबिलिटी जो है इसके चलते शून्य हो गई है। लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग जो है घर में दुबकने को मजबूर हो गए। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, जिसके चलते आसपास की चीज़ें भी बेहद कम दिखाई देती है और शीतलहर की चपेट में इन दिनों पूरा उत्तर भारत जो है वो दिखाई दे रहा है। तो पूरा उत्तर भारत इन दिनों जो है घने कोहरे की चपेट में है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, ठिठुरन भी बढ़ रही है और शीतलहर जो है इसका प्रकोप लगातार पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों की बात कर ले, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो। इसके साथ उत्तराखंड में भी बर्फबारी जो है लगातार देखने को मिल रही है और ये उत्तर भारत के तमाम ऐसे राज्यों में जो है इस तरह के शीतलहर देखने को मिल रहे हैं। कोहरे के चलते जो है भारी धुंध और इन दिनों कोहरे छाए रहते हैं। विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है। तो कोहरा और कड़ाके की ठंड से जो है लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है और दिन रात लोग इसका सामना करने को मजबूर है। दिन रात के तापमान में भी लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं और जनवरी का महीना जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड रहा है और इस दौरान जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलें भी हुई है। पारा जो है न्यूनतम इस जनवरी के महीने की बात कर ले तो 3 डिग्री तक पहुंच चुका था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजीपुर से सुशील तिवारी जुड़ गए हैं। सुशील, गाजीपुर के क्या हालात है? ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सुबह में काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और किसानों की सबसे बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि सुबह में जो मवेशियों को चारा लोग लाते हैं, जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड प्रचंड अपना रूप ले चुकी है और लगातार प्रशासन की ओर से सहयोग भी यहाँ पर किया गया है, लेकिन फिर भी ठंड में ठिठुरन व गर्म लगातार जारी है और हाड़ कपाने वाली ठंड लगातार यहाँ पर कहर पा रही है। और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों की हम बात करें, चाहे गाजीपुर हो, भदोही हो, वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, मऊ हो, जो भी जनपद है वहां पर लगातार ठंड से लोग परेशान है। और जनवरी में हम बात करें तो लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी काफी प्रभावित हुई है और लगातार जिलाधिकारी के आदेश के बाद विद्यालयों को बंद किया गया है और विद्यालयों को आगे बढ़ाया भी गया है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक विद्यालयों को किया गया, ताकि जो टाइमिंग है बच्चे सही समय पर विद्यालय जा सके। फिर भी विद्यालय के बाद हम कहें तो यहाँ पर रैन बसेरे की बात करें तो वहां पर भी उचित व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन ठंड में लोग निजात नहीं मिल पा रहे हैं और लगातार यहाँ पर पेशेंट भी सामने आ रहे हैं। गाजीपुर जिले की हम बात करें तो ओपीडी में लाइनें लगी हुई हैं और वहां पर अस्थमा के सांस के मरीज जो जी काफी ज्यादा मिल रहे हैं। डॉक्टरों ने ये साफ हिदायत दी है कि ठंड में आप बाहर ना निकले, लेकिन रोजमर्रा भरी जिंदगी में जो आम लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है पूर्वांचल का, वो हर रोज जो कि दिहाड़ी मजदूरी पे काम करते हैं, उनको हर रोज वहां जाना पड़ता है और इसके लिए ठंड लग भी रही है। कई डॉक्टरों की हमने जब बात की उनसे जो एमबीबीएस थे, तो उन्होंने कहा कि सुशील यहाँ पर लगातार जो भी दुश्वारियां हैं वो लोग झेल रहे हैं, लेकिन लगातार डॉक्टर उनको वहां पर ट्रीट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। लेकिन गाजीपुर जिले में ठंड की मार लगातार जारी है। बच्चे यहाँ पर विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ पर पेरेंट्स भी परेशान है। लेकिन जनवरी का महीना अगर हम जी कहें तो बच्चों के लिए तो पूरा जनवरी विद्यालय बंद पड़ गया है और ठंड में लगातार हम कहें तो सर्द हवाएं चल रही हैं। कुछ हफ्ते पहले की बात करें तो बूंदाबांदी भी हुई थी, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित रहा। लगातार गांव की बात करें या शहरी बात करें, वहां पर जो तबके हैं वहां पर लगातार लोग ठंड की ठिठुरन से परेशान है। यातायात भी जो है काफी प्रभावित है। अगर हम स्टेशन की बात करें तो वहां पर ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है या फिर जो ट्रेनें हैं उनको रोक सा दिया गया है। बस के संचालन की बात करें तो वहां पर भी जिनको वाराणसी या इलाहाबाद
जी जाना है। गाजीपुर जिले से जो लोग जॉब करते हैं, जो कि सुबह अगर जाते हैं तो शाम को अपने घर की ओर आ जाते हैं, उनको भी काफी दिक्कतें हो रही है। बस का संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, या फिर अगर जो बसें चल भी रही हैं वो काफी लेट चल रही हैं। और मौसम की मार लगातार गाजीपुर से लेकर पूर्वांचल, या हम कहें पूरा उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित है। और हमने मौसम विभाग के जो भी अधिकारी थे और कृषि वैज्ञानिक थे, उनसे भी हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि किसानों को जो ये सबसे बड़ी समस्या हुई है कि जी। और सिद्धार्थनगर से हमारे साथ राकेश भी जुड़ गए हैं। राकेश, सिद्धार्थनगर के क्या हालात है? ठंड अभी ज्यादा बढ़ गई है और इस दौरान क्या कुछ वहां देखे जा रहे हैं? कल से ही ठंड यहाँ इतनी तेजी से है कि बच्चों के स्कूल भी इस मौसम में खोल दिए गए हैं। जबकि इतनी तेजी से ठंडक है, कल तो घना कोहरा भी छाया हुआ था, आज कोहरा नहीं है। फिलहाल ठंडक को उतनी ही बरकरार है। अब तक की 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी है, वहीं 21 में ऑरेंज और 17 जिलों में येलो जारी है। 70% राज्य भयंकर ठंडक की चपेट में है। तो ऐसे में कहीं कहीं सिद्धार्थनगर जिले में भी ठंडक के बहुत तेजी से है। कल घने कोहरे और आज भी जो है मौसम साफ की है, ठंडक देखने को मिल रही है। वहीं अलाव की जा रही है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल है उनको खोल दिया गया है। ये गणतंत्र दिवस को लेके भी छोड़ी गई है, लेकिन इनको चाहिए कि स्कूल अभी कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ रही है तो स्कूलें बंद रखनी चाहिए। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा यहाँ स्कूल भी नहीं बंद किए गए हैं और बच्चे स्कूल से जा रहे हैं कड़ाके की ठंड। जी, तो पूरे उत्तर भारत में जो इस वक्त काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है और हमारे साथ लखनऊ से अनिल पाठक भी जुड़ गए हैं। अनिल, लखनऊ में क्या हालात है ठंड के चलते? लखनऊ में बड़ा बुरा हाल हो गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोहरे ने एकदम लखनऊ को ढक दिया है। सड़कों पर घना कोहरा आपको देखने को मिल रहा है और जनजीवन व्यस्त है। गाड़ी मोटर बहुत कम चल रहे हैं और जो इस समय टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस है। स्कूल कॉलेज आज तो बंद हैं, फिर भी प्रशासन की तरफ से उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में कोड अलर्ट जारी किया गया है। रही बात ठंड से बचाव के लिए क्या राहत कार्य हैं, उसको लेकर प्रशासन ने जगह जगह अलाव जलवाए हैं और राहत कार्य चल रहे हैं। रैन बसेरे में लोग ठिठुरन अपने जैसे तैसे समय काट रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिहाड़ी मजदूरों को है, जो यहाँ पर लखनऊ आए हैं रोजी रोटी के चक्कर में कि अपनी दिहाड़ी करेंगे, परिवार चलाएंगे। ना तो कहीं काम चल रहा है, ना कहीं रोजगार है। सबसे बड़ी समस्या उनके साथ है। गरीबों पर ये ठंडी जो है वो एकदम सितम बनकर टूट पड़ी है। इस साल में अगर जनवरी महीना देखें तो पूरा ठंड के चपेट के कारण स्कूल कॉलेज लगभग बंद ही रहे। शिक्षा व्यवस्था भी एकदम चौपट रही, बच्चे घरों में दुबके हुए हैं। और यातायात की दृष्टि से देखें तो ट्रेनें अधिकांश लेट चल रही हैं। बसों पर एकदम अलर्ट रोडवेज विभाग के तरफ से जारी किया गया है कि कम से कम मौसम को देखते हुए बसें चलाई जाएं। जी सुशील, अगर हम जनवरी महीने की बात कर लें तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंड रही है और इस दौरान जो है प्रशासन की ओर से क्या गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि कई राज्यों में जो है विभाग ने अलर्ट भी लोगों से जारी किए, उनसे कई सारे हिदायत भी दी है ताकि वो घरों में रहे, सावधानी बरतें ठंड के दौरान। जी लगातार हिदायत दी गई है। और जिलाधिकारी की बात करें गाजीपुर जिले की तो डॉक्टर यहाँ पर आरिका अखौरी ने भी ये साफ निर्देश दिया है कि आप ना निकले बाहर, जो भी काम है रोजमर्रा की वहीं पर आप निकले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर मजदूर वर्ग को है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचल का जो इलाका है ये मजदूरों का इलाका है और अगर दिहाड़ी मजदूर सुबह नहीं जाएंगे तो शाम को जो ही उनको जीविकोपार्जन के लिए उनको किसी तरीके से पैसे जुटाने पड़ते हैं, और क्योंकि परिवार की परवरिश को आपको करना पड़ता है। लेकिन मौसम के पूर्वानुमान की मैं बात करूं तो किसी ने नहीं सोचा था कि मौसम इस तरीके से कहर बांधकर टूटेगा। और लगातार हर रोज मौसम विभाग के द्वारा हम कहें कि जो भी मौसम
पंडित है उनको भी दावे यहाँ पे धुले साबित हुए। कोई कहता था कि कल मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन जी ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार 4 दिनों से गाजीपुर जिले में सूर्य देवता के लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं। और आज भी जो कि मौसम विभाग के द्वारा हमने जब बात की गाजीपुर जिले में, तो यहाँ पर भी जो भी बड़े लोग थे, अधिकारी थे, उन्होंने साफ ये निर्देश दिया कि आज भी मौसम इसी तरीके से रहने वाला है। और सबसे बड़ी समस्या है जूही जी, जो रात को लोग चल रहे हैं, जो 4 पहिया वाहन से साफ हिदायत भी दी गई है। यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जो कि रात को धुंध होती है और सामने दिखता भी नहीं। लेकिन अगर किसी को भी कोई कारण है, कोई कार्य है, तो आपको जाना पड़ता है। लेकिन मौसम विभाग ने ये साफ निर्देश जारी किया है। और यहाँ पर हम कहें तो सब्जियों के दाम जो जी काफी बढ़ चुके हैं और आम लोगों को खरीदने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। जब हम लोग मार्केट वहां पर गए थे, जो कि सुबह में किसान, गाजीपुर जिले की जूही जी मैं बात करूं तो 5 बजे तक किसान सब्जी मंडी में आपको दिख जाते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में वहां पर किसान भी सही समय पर सब्जी मंडी में नहीं जा पाए। और जो किसान वहां पर जा भी रहे हैं, तो सूर्य देवता के दर्शन न होने से सब्जियां लगातार उनके दाम तेज गति से बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम सिकुड़न की बात करें तो अलाव की व्यवस्था गाजीपुर जिले में प्रशासन ने की है, लेकिन अलाव से जो ये ठंड जाने वाली नहीं है। आपको घर में ही सुरक्षित रहना पड़ेगा। गाजीपुर जी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ और राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश, अगर हम बात करें जनवरी के महीने की, तो इस बार जो है 5 दिन काफी ज्यादा कोहरा और ठंड और 5 दिन शीतलहर की बात जो है विभाग की ओर से बताई गई। क्या लगता है कब तक इस तरह की संभावना बनी रह सकती है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले में पिछले कई हफ्तों से यहाँ लगातार कोहरा और ठंड, कड़ाके की ठंड, सर्द हवाएं भी चल रही हैं, जिससे लोग घरों में कैद होकर रह रहे हैं, बाहर निकलना मुश्किल है। वहीं आप बात करें स्कूलों की, तो प्रशासन ने स्कूल भी खोल रखे हैं। जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में, लेकिन प्रशासन बच्चों का स्कूल अभी तक बंद नहीं किया है। प्रशासन जो है रैन बसेरे की इंतजाम तो किया है, लेकिन रैन बसेरे की बात की जाए, जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उसमें उनके ठहरने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में उस टेंट जो बसेरा बनाया गया उसमें तो उचित व्यवस्था नहीं किए गए हैं, जिससे वहां जो यात्री रुकते हैं उनको भी ठंड लगती है। लेकिन प्रशासन कह रहा कि मैं पूरी व्यवस्था किया हूं, लेकिन व्यवस्था की बात की जाए तो उसमें सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हीटर लगनी चाहिए, जो कि उसमें आग की व्यवस्था, अलाव जलाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन द्वारा ये नहीं किया गया है। लोग ठंड से करा रहे हैं, इतनी कड़ाके की ठंड है, पिछले कई हफ्तों से यहाँ लगातार ठंडक है। जी अनिल, अगर हम लखनऊ की बात कर ले, इस दौरान जो है दिल्ली या लखनऊ कहीं भी जो है देखा जा रहा है कि यातायात में काफी परेशानी हो रही है। कई ट्रेनें और फ्लाइटें भी इस दौरान जो है बढ़ती ठंड के चलते, कोहरे के कारण जो धुंध है इसके चलते जो है यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। हाँ ठीक जूही जी, रही बात तो विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, सड़कों पे दिख नहीं रहा है। रेलवे ट्रैक पर इतना घना कोहरा है कि ट्रेनों का संचालन वो हादसे को बुलावा देना है। यातायात का आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर कोहरा छाया हुआ है, गाड़ियां दिख नहीं रही हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही हैं। लोग घरों में एकदम दुबके हुए हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। यातायात की दृष्टि से ये जो घना कोहरा छाया हुआ है, इसमें काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि घरों में अधिकांश समय बिताएं, सड़कों पर पूरी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ ही निकलें, अन्यथा कोई हादसा हो सकता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घट सकती है। ये हालात चल रहे हैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और ठंडी की सितम की वजह से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर भारत में इन दिनों जो है काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। और बात करेंगे अगली खबर की। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, जिसके साथ ही सभी पार्टियां सक्रिय हो गई। वहीं इंडिया वॉइस से संवाददाता करुणेश पांडे ने बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त से खास बातचीत की। सुनिए वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने क्या कुछ कहा। इस समय हमारे साथ मौजूद है बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, और उनसे मैं लोकसभा चुनाव पर कुछ जानना चाहूँगा। आइए मैं बात करता हूँ। सर, इंडिया वाइस चैनल में आपका स्वागत है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी लोकसभा चुनाव इसी 2024 में होना है और राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालें, क्या इससे बीजेपी के पर कुछ चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? देखिए जी, इनकी 5 पीढ़ियाँ
भारत के साथ अन्याय की है, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनके अपने उन पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहिए जिन लोगों ने देश का नेतृत्व किया है। इस देश का आदर्श और उत्तम राज्य व्यवस्था राम राज्य रहा है। राम राज्य की शासन व्यवस्था का संकल्प लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्य शुरू किया है और जो कार्य मुकाम तक पहुंच रहे हैं, दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अपने 5 पीढ़ियों के भारत के साथ अन्याय के संबंध में विचार करने के लिए एक निर्देश देती है। तो क्या अभी जो प्रदूषण को लेकर के देखा जाए कि जो जनसंख्या से भी प्रदूषण पर असर पड़ा है, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण पर भी कुछ कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण हर चीज कानून से नहीं होते है। मैं जो कहता हूँ और जो समझा, बहुत सी चीजें समाज को प्रेरित करके ही मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, निवेदन किया मोदी जी ने कि 22 तारीख को जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की स्थापना हो रही थी, मूर्ति की स्थापना हो रही थी, तो उन्होंने निवेदन किया कि सब लोग उस दिन दिवाली मनाएं। तो दुनिया के सारे भारतीय विचार से सहमत लोगों ने दिवाली मनाया। तो एक ऐसा नेतृत्व जो समाज को संदेश दे सके जनसंख्या के समस्या से, यह भी एक बड़ा कारण है। तो सारे चीज कानून बनाने से ही संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण में कानून बनाने का काम कुछ लोग कहते हैं। हमारा ये मानना है कि समाज इसके लिए खुद तैयार हो जाए और इसके लिए नेतृत्व संदेश दे। भरोसेमंद नेतृत्व ही संदेश देगा तो समाज स्वीकार करेगा। अच्छा, मोटे अनाज को लेकर के आप हमेशा लोगों को जागरूक भी करते हैं, बताते भी हैं, और इसके लिए खेती के लिए कि बलिया उत्तर प्रदेश में उत्तम है, तो इसको कैसे और बढ़ावा मिलेगा, उसमें कैसे इसको और आगे इसमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। मोटे अनाज और स्वदेशी के बारे में मैं 1991 से संसद में हूँ। तब से मेरी समझ है, मैं किसान हूँ, कि मोटे अनाज भारत का सबसे बड़ा उत्पादन होने वाला अनाज है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज भारत में उत्पादन होता है। मोटे अनाज के सेवन से स्वास्थ्य पर बहुत ही अनुकूल असर होता है, ये दुनिया ने भी स्वीकार किया। तो इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था शक्तिशाली होगी इस देश के किसानों को मोटे अनाज पैदा करने का प्रोत्साहन देने पर। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोटे अनाज को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन करके देश के किसानों के लिए एक अप्रतिम काम किया है। और दुनिया में भी मोटे अनाज की जो आवश्यकता बढ़ी है, उसकी पूर्ति भारत करेगा। उत्तर प्रदेश में जल, जमीन, जंगल, जितने जानवर, जितने उपजाऊ जमीन है और जितना मोटे अनाज देश में पैदा होता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। मुझे गर्व है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलिया में ही मोटे अनाज पैदा होता है। और हम लोगों ने हर विकास खंडों में मोटे अनाज का मुफ्त में बीज बंटवाकर बलिया को उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी श्रेणी में खड़ा कर दिया है। अच्छा, अगर दोबारा आपको जनता मौका देती है, आप बलिया के सांसद चुन जाते हैं, तो कौन सा ऐसा काम बलिया का ऐसा लगता है कि जो प्राथमिकता देंगे कि उसको अभी करना चाहिए? देखिए, बलिया कृषि प्रधान जनपद है और इस कृषि प्रधान जनपद को इसकी पूरी व्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो इसमें सारे संसाधन कृषि के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए ही करना मेरा उद्देश्य है। और मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य को मुकाम तक मैं पहुंचा तो देश का अग्रणी जनपद बलिया होगा, जो कृषि अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली बनाने का संदेश दुनिया को देगा। और इसी के लिए सड़कों का निर्माण, रेल का निर्माण, जल परिवहन का निर्माण, हर घर में ये गंगा जल का, घर नल से पानी पीने का व्यवस्था, ये कृषक लाइन की अलग, कृषक लाइन अलग, किसानों के लिए अलग से बिजली, लाइन, बिजली की लाइन व्यवस्था कराना, पानी के लिए व्यवस्था, प्राकृतिक खेती, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का, गोबर का, खाद का उपयोग करना,
ये सारी चीजें मोटे अनाज खेती पैदा करना, मैंने कृषि अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाना ही मेरा पूरा उद्देश्य है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे हम आगे बढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करेंगे। जैसे बचत की परंपरा हमारे देश की स्वाभाविक परंपरा है, हम नौजवानों को संदेश देते हैं कि आय में कुछ बचत जरूर करना चाहिए। तो कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे देश की उत्तम अर्थव्यवस्था, उसी से एक सामाजिक व्यवस्था निर्माण होता है, उसी से एक सांस्कृतिक व्यवस्था निर्माण होता है और उसी से विकसित राष्ट्र का निर्माण का आधार पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बनेगा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।